हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। आई होप तुम लोग मुझे जानते ही होगे क्योंकि ये 11th लेक्चर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और अगर नहीं जानते हो तो मैं करेंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11th पार्ट इग्नाइट जेई बैच का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि इस पर्टिकुलर बैच में हम क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे कर रहे हैं। अगर तुम पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो तुम इसको स्किप करके सीधे लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यार, इसमें हम मंडे वेंसडे फ्राइडे और संडे रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं, जो कि इसी चैनल पर अपलोड होते हैं दोपहर में 4 बजे। ठीक है। इसके अलावा इन लेक्चर्स के हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिलते हैं, जो कि तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसको तुम इस बैच के सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा इसमें तुम्हें 0 to एडवांस लेवल कंटेंट मिलता है पूरा। मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है तुम्हें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा हम ऑल रेलेवेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फ्रॉम बुक्स लाइक एरोडोव, पाथफाइंडर एटसेट्रा। और एरोडोव का भी एक सेशन कुछ टाइम पहले हुआ भी था। तो वैसे मेरे दिमाग में अभी दो चीज़ें हैं। वैसे मैं एरोडोव के डेडिकेटेड सेशंस कर रहा हूँ बीच बीच में, जो कि 4 लेक्चर 5 लेक्चर के बाद एक सेशन हो रहा है। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर हर लेक्चर में एक दो दो क्वेश्चन हम एरोडोव के ले सकते हैं। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा तरीका बेटर लगता है, तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी अगर तुम रेगुलर स्टूडेंट हो। रेगुलर स्टूडेंट होने का मतलब क्या है कि तुम मतलब कमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डाउट्स वगैरह पूछ रहे हो। इसके अलावा तुम मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी डाउट्स पूछ रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको फॉलो कैसे करना है, वैसे तो मैंने ये काफी डिटेल में बता रखा है इस पर्टिकुलर बैच के इंट्रो वीडियो में। तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उसको देख लो। उस वीडियो का लिंक भी मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, तो तुम एक बार पॉज करके इसको देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो करेंटली मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ IIT BHU वाराणसी। अभी ये थर्ड ईयर लिखा है, बट अभी मेरा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो फाइनल ईयर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे फाइनल ईयर कर देना चाहिए मेरे को वैसे। और जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करना मेरा यार शुरू से पैशन रहा है, और फिजिक्स मुझे अपने टाइम से ही बहुत पसंद थी। तो मैंने कुछ टाइम पहले ये डिसाइड किया कि क्यों ना यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाई जाए जेई एस्पिरेंट्स को। तो पिछले कुछ टाइम से मैं यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। और IIT BHU से तो मैं हुई, और उसके अलावा जेई मेन में भी मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई थी, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैसे एक चीज कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया नीट के लिए भी कुछ करा दो। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि देखो यार, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं, मैंने वैसे नाम इग्नाइट जेई रख दिया है, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि जेई के लिए अलग फिजिक्स है और नीट के लिए अलग फिजिक्स है। तो सिमिलर ही है। और अब तो तुम पेपर का लेवल भी देख रहे हो, इस साल जो नीट का लेवल आया है फिजिक्स का, तो जेई मेन से अच्छे क्वेश्चन इस बार नीट में आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें जेई मेन के लिए अलग तरीके से पढ़ना है और नीट के लिए अलग तरीके से। तो तुम यहाँ से भी उसके लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल से पहले मैं बता दूं, कल मैंने लास्ट लास्ट जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, हालांकि थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि इधर बीच में थोड़ा बिजी था तो लेक्चर आ नहीं पाए। तो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें मैंने तुम्हें जाते जाते एक होमवर्क दिया था कि इस तरीके का अगर एक कोन है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा रफ ड्राइंग बना रहा हूँ जल्दी जल्दी के लिए। इस तरीके का एक कोन है, इसके एपेक्स पर इस तरीके का प्लस क्यू टाइप का चार्ज रखा है। तो मैंने तुमसे पूछा था कि ये जो इसका ये शेडेड रीजन है ना, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये बताओ। तो वैसे तो अब तुम्हें काफी टाइम मिल गया था, तो तुमने अगर ट्राई किया होगा तो इसका एक तरीका और है जिससे आंसर आ सकता है। ठीक है। तो अगर तुमने उसे सॉल्व कर लिया है तो कमेंट करना सॉल्व। ठीक है। और नहीं किया है तो फिर मैं अभी तुम्हें बताने ही वाला हूँ। तो इसके लिए हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहले हम सॉलिड एंगल को समझेंगे, फिर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चाहे ना सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या चीज होती है यार। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल की। तो एंगल तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है। जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, सॉरी सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। सर्कल मतलब प्लेनर 2D, है ना। ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो। अब मैं बोलता हूँ इस पे हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके की, है ना। ये मैंने एक आर्क बना दी, एक जो पोर्शन बना है ना, ये वाली, ये पूरी एक आर्क बन गई। ठीक है। अब ये आर्क सेंटर पे कोई एक एंगल सबटेंड कर रही होगी। लेट से उस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। ठीक है। तो ये चीज तुमने ऑलरेडी देखी हुई है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है इसको हम बोलते हैं थीटा, जो कि है प्लेनर एंगल। क्योंकि ये सर्कल पर एक प्लेनर, एक प्लेन में ये एंगल दिख रहा है साफ साफ। तो प्लेनर एंगल थीटा।
ठीक है। लेट्स से इस आर की लेंथ कुछ एल है ना, और इस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है ना। तो यहाँ से मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि जो हमारा एल होता है वो होता है आर थीटा, ठीक है, मतलब रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड, है ना। तो यहाँ से थीटा को मैं बोल सकता हूँ एल बाई आर। क्लियर, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना प्लेनर एंगल। तो इस तरीके से हम किसी भी आर्क का, कोई आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेनर एंगल हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन करो, वहां इस वाले केस में हमारे पास था सर्कल, ठीक है। अब इमेजिन करो कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस तरीके का। ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, मैं पहले लिख देता हूँ। स्फीयर है ये, ठीक है, स्फीयर यानी कि टोटल बॉल है ये, ठीक है। अब इस बॉल का मुझे एक सेक्शन लेना है ना। इस बॉल का मुझे एक सेक्शन लेना है। पहले तो स्फीयर का सेंटर बना लें। सेंटर ये रहा ओ, ठीक है। इस तरीके से मुझे इस बॉल का एक सेक्शन लेना है, ये रहा। तो इस बॉल का एक सेक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि देखो, तुम्हें इसे ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे ये स्फीयर का एक सेक्शन है। तो सेक्शन ये बेसिकली एक कोन टाइप का होगा, अगर ध्यान से देखो। तो ये बेसिकली, ये जो है ये कोन का एपेक्स है ना, ये वाला जो पार्ट है ये कोन का एपेक्स है। और ये ऑरेंज से जो मैंने बनाया ये, और अगर मैं इसमें से कंप्लीट करूँ तो ये कोन टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके का तुम्हें एक कोन टाइप का दिखेगा, ये बेसिकली स्फीयर का एक सेक्शन है, ठीक है। अब इसको विजुलाइज करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक सिमुलेशन निकाला है। वैसे मैं सिमुलेशंस के बड़ा खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि देखो विजुलाइज तुम्हें खुद ही करना चाहिए। एग्जाम टाइम में सिमुलेशंस की हेल्प लोगे तो एग्जाम टाइम में दिक्कत आ सकती है कि तुम उसको पेपर पे ड्रॉ कर पाओगे या नहीं। बट चलो, इसको समझाने के लिए उससे तुम्हें थोड़ा बेटर पड़ेगा, तो मैं एक बार तुम्हें वो सिमुलेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये एक सिमुलेशन है। तो ये जो लेफ्ट साइड में बना है, ये तुम्हारा रेगुलर प्लेनर एंगल है, ठीक है। ये देखो, इसको मैं अगर बढ़ा दूंगा आर्क लेंथ को तो एंगल बढ़ रहा है, आर्क लेंथ घटा रहा हूँ तो एंगल घट रहा है। तो ये रेगुलर प्लेनर एंगल है जो तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो राइट साइड में बना हुआ है ये है तुम्हारा सॉलिड एंगल, ठीक है। तुम देखो, ये मैंने तुम्हें बोला था स्फीयर का एक सेक्शन है, तो जो हमने ड्राइंग बनाई थी अभी पिछले पेज पे जो तुमने बना ली होगी, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ तो तुम्हें दिखेगा, एक्चुअल में विजुलाइज होगा कि ये कोन टाइप का है। ये देखो ध्यान से, ये ग्रीन वाला एक कोन टाइप का है। और ये जो ऊपर इसके टिप पर एंगल बन रहा है, इसके टिप पर जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बेसिकली तुम्हारा एक कोन की टिप टाइप का, देख लो, एक 3D टाइप का एंगल है, ठीक है। या मैं ऐसा बोलूंगा, एक प्लेनर एंगल को लेकर के ऐसे पूरा घुमा दूं, है ना, इस तरीके का ये प्लेनर एंगल है, उसको मैं पूरा घुमा दूं, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। तो 3D में एंगल यानी कि सॉलिड एंगल, इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये कोन टाइप का बन रहा है, और इस कोन की टिप जो है वो है सॉलिड एंगल, ठीक है। टिप पर जो एंगल बन रहा है। अब सॉलिड एंगल से हमें पता क्या चलता है, अगर मैं इस सॉलिड एंगल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये देखो, ये कोन थोड़ा सा और चौड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, देख रहे हो ध्यान से। अब मैंने सॉलिड एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये ऐसा सा हो गया। कम करूंगा तो ये देखो, कम करते करते छोटा होता जा रहा है। जैसे प्लेनर एंगल को घटाने में आर्क लेंथ कम होती है, प्लेनर एंगल को बढ़ाने में आर्क लेंथ बढ़ती है। सिमिलरली ये कोन का जो, ये देख सकते हो तुम, जो ये ऊपर की तरफ इस पे कोन का एरिया है, ये बढ़ता रहेगा, यानी कि कोन थोड़ा सा फैलता रहेगा अगर मैं सॉलिड एंगल को बढ़ाता हूँ। और अगर मैं सॉलिड एंगल को घटाता हूँ तो ये कोन थोड़ा सा और ऐसे पतला होता रहेगा। ध्यान से देखो, अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देख सकते हो, इस तरीके से। और इसको घटाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होता रहेगा। थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं, ये देखो, है ना, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब तुम्हें विजुलाइज हो गया होगा कि सॉलिड एंगल एक्चुअल में है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्फीयर के टिप पर एंगल है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम ऐसे ओमेगा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, सॉलिड एंगल, है ना। तो अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, प्लेनर एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। प्लेनर एंगल में हमने सर्कल लिया था, और सर्कल पर जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही थी, दैट वाज योर प्लेनर एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है, हमने एक स्फीयर लिया, उसका हमने इस तरीके से एक सेक्शन लिया, तो उसमें एक कोन टाइप का बनेगा, उस कोन की टिप जो होगी वो सेंटर पर जो एंगल बना रही होगी, वो सॉलिड एंगल होगा। और ये एक 3D में एंगल होगा, इसको विजुलाइज तुमने कर लिया होगा कोन के टिप टाइप का। अब इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं लेट से इस कोन की एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जो कि इसके सेंटर से भी पास करेगी, इस तरीके से, है ना, ये कोन की एक्सिस हो गई। तो एक्सिस और कोई एक लाइन पकड़ लेता हूँ इस कोन पर, ये मतलब बेसिकली ये पूरा कोन है ना, ये ऑरेंज वाला जो बना है, ये पूरा कोन का कर्व सरफेस होगा। इस पर कोई एक लाइन पकड़ लूं, लेट से ये, है ना। तो ये दो लाइन एक प्लेन में हो ही सकती है। तो ये दोनों अगर एक प्लेन में है, इस तरीके से देखो, ये कोन का एक्सिस हो गया, ये एक प्लेन में हो गया, तो ये एक प्लेनर एंगल बना। तो मैं इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दूं 360 डिग्री, है ना, इस तरीके से, ये। तो एक कोन बन जाएगा, और वो हो जाएगा तुम्हारा
सॉलिड एंगल, ठीक है, ये जो कोन के टिप पर बना, ठीक है भाई। अब इस सॉलिड एंगल को लिखते कैसे हैं भाई? जैसे प्लेनर एंगल में तुम लिखते थे एल बाय थीटा, ठीक है, सॉरी एल बाय आर, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, इस स्फीयर का रेडियस लेट से आर है ना। अब यहाँ पर तो ये लेंथ थी, ध्यान से देखना, ये आर की तो लेंथ थी, ठीक है। यहाँ पर लेंथ नहीं होगी, यहाँ पर ये वाला एरिया होगा, ठीक है। जो ये सेक्शन, ऐसे अगर मैं सेक्शन को पूरा प्रॉपर बनाऊं, ये तो मैंने कौन बनाया हुआ है, तो ये जो सेक्शन है मेरा जो मैंने बनाया है, ये सेक्शन इस स्फीयर के ऊपर ये एरिया काट रहा होगा इस तरीके से, है ना। तो ये जो एरिया होगा इसको मैं येलो से शेड कर देता हूँ, है ना। ध्यान रखना ये एरिया है, मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया होगा कि ये एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया को मैं बोल देता हूँ लेट से एस नाम दे देता हूँ। तो मैं ओमेगा लिख सकता हूँ यहाँ पर एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन। जैसे जो तुम्हारा प्लेनर एंगल होता है वो होता है एल बाई आर, वैसे ही ओमेगा जो होता है वो होता है सरफेस एरिया जो कि उस पर्टिकुलर सेक्शन ने सबटेंड किया या काटा है उस स्फीयर में से, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखनी है, यही है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन, और विजुअलाइजेशन तुम्हें मैंने कराई दिया कि किस तरीके से सॉलिड एंगल को हम देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये एस क्या है, ठीक है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस ये है, ये जो कोन का सर्कल, ये कोन का जो मैंने ये बनाया है सर्कुलर सेक्शन, ये बेसिकली एक सर्कल होगा, ध्यान से देखो तो, क्योंकि कोन का बेस तो सर्कल ही होता है ये। तो ये जो है, इस सरफेस एरिया को मैं कुछ नाम दे देता हूँ एस डैश। तो ध्यान रखना ये एस बाई आर स्क्वायर है, एस डैश बाई आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कई जगह तुमने देखा होगा टीचर्स भी डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं, या केवल फॉर्मूला बेस्ड इसको समझा के खत्म कर देते हैं। बट मैं तुम्हें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, ये जो ये सरफेस एरिया है वो है एस डैश, और ओमेगा के लिए जो हमें सरफेस एरिया लेना है वो जो सर्कल पर सेक्शन कट रहा है वो है एस बाई आर स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं जिसपे मिसकंसेप्शन जनरली बन जाता है, ठीक है। होता क्या है, देखो ध्यान से, जो मैंने तुम्हें बोला ना कि कई लोग बता देते हैं कि ये वाला सरफेस एरिया भी ले सकते हैं, वो एक स्पेशल केस में ले सकते हैं, वो मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम वही क्या कहते हैं, सर्कल वाला एग्जांपल लेते हैं। ये रहा सर्कल, है ना। इस तरीके से मैंने बना दी आर्क, ठीक है। सर्कल लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा प्रॉपर बना देते हैं। इस तरीके की बन गई अपनी आर्क। अरे यार, इसी पे रखो ना, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी आर्क। ये लेट से प्लेनर एंगल थीटा से सबटेंड कर रही है। इस आर्क की जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ एल, और रेडियस इस स्फीयर का मैं बोल देता हूँ आर। तो मैंने यहाँ से बोला था कि थीटा जो है तुम्हारा वो एल बाय आर होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि थीटा को डिक्रीज करते चलते हैं, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, और बहुत छोटा कर दो, ठीक है। थीटा को कम करते करते बहुत छोटा कर दो बेसिकली। एक सेकेंड, हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो देखो, पहले एक ही समझो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस आर को इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ तो ये बनती है कॉर्ड, और इस कॉर्ड की लेंथ होगी एल डैश, क्लियर। और साफ साफ दिख रहा है कि एल डैश जो भी होगी वो लेस देन एल तो होगी, ध्यान से देखो, क्योंकि आर्क लेंथ उसी को थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। तो एल जो भी है वो एल डैश से ज्यादा है, क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो थीटा है इसको छोटा करते जाता हूँ, छोटा करते जाता हूँ, छोटा करते जाता हूँ, छोटा करते जाता हूँ, बहुत पास ले आऊँ। अगर मैं बहुत पास ले आऊँ इनको, मतलब बेसिकली इस तरीके का कुछ सीन बन जाए ऐसा, बहुत पास है ना, एकदम सटा दूं, एक ये है और दूसरा ये है इस तरीके का, तो एल डैश और एल का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, है ना। और मैं बहुत छोटे थीटा के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि एल डैश नियरली इक्वल टू एल हो जाएगा। तो एल डैश नियरली इक्वल टू फॉर थीटा जो कि बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत छोटी वैल्यू होगी तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डीएल, क्लियर। एल डैश और एल को मैंने बराबर मान लिया फॉर वेरी स्मॉल थीटा। तो अगर बहुत छोटा एंगल थीटा है तो मैं एल डैश और एल को बराबर मान सकता हूँ, और उसको लेट से मैंने डीएल बोल दिया। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो मेरा एंगल है वो भी बहुत छोटा हो चुका है, क्योंकि मैं इस थीटा को छोटा करते 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 लेके आया हूँ। तो बहुत छोटे एंगल को मैं क्या बोलूंगा, डी थीटा। तो डी थीटा बहुत छोटा एंगल बराबर हो जाएगा किसके, डी एल आर्क लेंथ अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कंफ्यूज मत होना कि भैया इसको डी आर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, हम जब इसको छोटा कर रहे हैं, ये एंगल को कम कर रहे हैं, तो आर पे क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, आर तो वही है।
तो डी थीटा तुम्हारा डीएल बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक छोटे प्लेनर एंगल की डेफिनेशन। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों ये समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला ये है कि इसको मैंने बहुत छोटा एंगल के लिए जब लिखा डी थीटा इक्वल टू डीएल बाय आर स्क्वायर, तो हमने एक चीज मान ली कि जब इसको बहुत छोटा कर देंगे तो ये एल और ये एल डैश, मतलब ये जो आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ है, ये नियरली इक्वल हो जाएगी और दोनों को हमने इक्वल मान के डीएल मान लिया। क्लियर। दूसरी चीज क्या होगी, अभी तुम देखो, जब इसको बहुत पास ले आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के जो है क्या कहते हैं इक्विडिस्टेंट हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखो ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा अगर इस तरीके का एक पॉइंट टाइप का आ जाएगा, इमेजिन करो। तो बेसिकली पॉइंट पे तुम क्या ही बोलोगे, तो तुम बोल सकते हो कि इस आर्क का या फिर इस लाइन का हर पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पर है, और वो दूरी क्या है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो हर पॉइंट रेडियस की दूरी पर है, मतलब बहुत छोटा कर दिया तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि हर पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ, अब दोनों पॉइंट पे तुम लिख लो ध्यान से, क्योंकि तुम्हें इसमें दिक्कत आ सकती है। तो लिखो फॉर वेरी स्मॉल थीटा सच दैट, मतलब वही थीटा जो है डी थीटा टाइप का थीटा जो हो गया, ठीक है, डी थीटा, है ना। हम बोल सकते हैं कि आर्क लेंथ, जिसकी लेंथ जो हमने एल से डिनोट की थी, इज नियरली इक्वल टू कॉर्ड लेंथ, है ना, जिसको हमने एल डैश से डिनोट किया था, और इसको हमने नाम दे दिया डीएल। क्लियर। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाय आर स्क्वायर, सॉरी डीएल बाय आर, आर स्क्वायर लिख दिया, कि ऊपर भी मैंने एक जगह आर स्क्वायर लिख दिया शायद, सॉरी, वो आर्क वाला चल रहा था। ठीक है, तो डी थीटा इक्वल टू डीएल बाय आर। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, एक चीज और बोलेंगे कि फॉर वेरी स्मॉल थीटा all points of chord slash arc are equidistant from center, है ना, equidistant from center। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का सिस्टम होगा, अगर जैसे ये सर्कल है, थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, है ना, एक सेकेंड, ये हो गया सर्कल, है ना। तो इस पर अगर मैं एक आर्क बनाता हूँ, लेट से ये एक लाइन हो गई, ठीक है, दूसरी अगर ये है ना, इसको मैं बहुत छोटा 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 ऐसे करके लाऊं, पहली बात तो आर्क लेंथ और वो बराबर हो गई ऑलमोस्ट। और मैं बोल सकता हूँ कि ये जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हैं इस आर्क पर, दीज ऑल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और इसका डिस्टेंस कितना होगा भाई, स्फीयर का रेडियस। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने आर्क के केस में। सिमिलर टाइप की चीज हम कह सकते हैं जब हम प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल की बात करेंगे इन केस ऑफ स्फीयर। तो देखो उसको क्या करने वाले हम, देखने ध्यान से। ये बना हमारा स्फीयर, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, स्फीयर, है ना। ठीक है, तो इस पे हमने बनाया था इस तरीके से, ये अपना सेक्शन। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो एरिया है, कोन का बेस एरिया, ये जस्ट लाइक कॉर्ड लेंथ समझ लो, ये कॉर्ड टाइप का है, इसको मैंने एस डैश बोल दिया। और जो एक्चुअल में डेफिनेशन वाला जो हमारा स्फीयर पर जो एरिया काटेगा, ये वाला जो मैंने येलो से शेड किया है, इस एस, है ना। और ये एंगल जो हमारा सॉलिड एंगल था, ये हमने बोला था ओमेगा। ठीक है, और स्फीयर का रेडियस है आर। चलो, तो हमने यहाँ से डिफाइन करा था कि जो हमारा ओमेगा होता है ना, वो होता है एस बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक चीज दिख रही है कि ये जो एस डैश होगा, है ना, ये जो भी होगा, ध्यान से देखो, ये एस से तो कम ही होगा, क्योंकि एस उसके ऊपर कर्व है ना। बेसिकली वैसे समझ लो कि एक टोपी, एक बर्थडे कैप इन्वर्टेड है, उसके ऊपर तुमने सिल्वर फॉइल चढ़ाई, अगर एकदम बराबर बराबर चढ़ाओगे तो एरिया बराबर होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दोगे तो वो उस तरीके का हम्प टाइप का बनेगा। तो जो सिल्वर फॉइल का एरिया होगा उस केस में, वो तुम्हारे इस कोन के बेस एरिया से ज्यादा ही होगा। तो वो विजुलाइज हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो हम बोल सकते हैं कि एस डैश जो भी है, वो एस से तो कम है। ठीक है, ठीक है भाई। और हमें ध्यान रखना है कि ओमेगा एस बाई आर स्क्वायर है, एस डैश बाई आर स्क्वायर नहीं है। बट हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर हम इस ओमेगा को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, जैसे ऊपर हमने थीटा के साथ किया था, बहुत छोटा कर देंगे, तो हम एक समय के बाद बोल सकते हैं कि ये जो एस डैश है, वो बहुत कम हो जाएगा, और एस भी बहुत कम हो जाएगा, और दोनों को हम नियरली बराबर मान सकते हैं। तो एस डैश और एस को हम लोग नियरली बराबर मान सकते हैं, और वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो हम उसको डीएस टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, और ओमेगा तो दिख ही रहा है कि ओमेगा बहुत छोटा कर दिया तो ओमेगा डी ओमेगा टाइप का बन जाएगा। तो अब हम डी ओमेगा को लिख सकते हैं डी एस बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
ये होता है सॉलिड एंगल, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सॉलिड एंगल अगर हमें लिखना है तो हम ds/r² लिख सकते हैं। अब इसका पूरे प्रोसीजर का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम इस एच डैश की जगह इस कोन का बेस एरिया भी ले सकते हैं, ठीक है, समझे बात को? तो एक कोन का बेस एरिया अगर हम ले सकते, एक कोन का बेस एरिया भी हम ले सकते हैं अगर ये ओमेगा बहुत छोटा है। बट अगर ये ओमेगा ठीक ठाक साइज का है, मतलब बहुत छोटा है ऐसा नहीं बोला गया है, तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो S-/r²? नहीं, ठीक है, वो केवल इस केस में होगा, ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हें ये एस चाहिए होगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए इसका फायदा क्या हुआ, अगर हम इस तरीके का भाई कोन डिफाइन करें, बेसिकली इन्वर्टेड ही दे देते हैं चलो, है ना, अब स्फीयर है ही नहीं, इस तरीके का हमारे पास एक कोन है, ठीक है, जिसका ये हो गया तुम्हारा बेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है तुम्हारे सिलेबस में, उसको डिराइव करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये हो गया कोन, ठीक है। ये है इसका ओमेगा, जो कि बहुत छोटा है, मतलब कुछ डी ओमेगा टाइप का है ना, ओमेगा बहुत छोटा है। तो इस डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू, लेट्स से इस एरिया को मैंने बोल दिया ds बाय, और इसका कोन का रेडियस ये हो गया r², ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, बट कब बोल सकते हैं? जब ये ओमेगा बहुत छोटा हो। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब एक चीज बताओ, है ना, ये हमारे पास इस तरीके का एक इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक है, और ये एक है सरफेस, एक मिनट, इसको एक्सटेंड ही कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो और एक चीज और भी है कि ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो ये ऑल सच पॉइंट्स, इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोल दूं सेंटर वाले को, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटा कर दिया तो ये सारे पॉइंट वही आर्क जैसा ही सीन बन गया, बहुत क्लोज क्लोज आ गए, तो ये बहुत छोटा सा कोन बनेगा। तो कोन का हर पॉइंट जो है, कोन के बेस का हर पॉइंट जो है वो ओ से इक्विडिस्टेंट होगा, और वो डिस्टेंस कितना होगा भाई? रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये देख सकते हो, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब वही हम एग्जाम्पल फिर से, अब इस तरीके का हमने एक कोन लिया, ठीक है, तो इसका सॉलिड एंगल लेट से अभी मैं इसको ओमेगा बोल देता हूँ, जो कि वही अगेन छोटा टाइप का है, डी ओमेगा टाइप का, ठीक है। तो अब अगर इस पर मैं एक सरफेस दूं, लेट से ये एक सरफेस है ना, एक चीज और बना लेते हैं, पहले ये कोन का एपेक्स बना लेते हैं अपन, ठीक है, मतलब एक्सेस, ये रहा कोन का एक्सेस, है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है, लेट से इसका सरफेस एरिया है ds1, और इसकी दूरी है सेंटर से r1, है ना। अब वो r1 तुम ऐसे दिखा लो, चाहे तुम r1 ऐसे स्लैंट के फॉर्मेट में दिखा लो, कि सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हैं, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा डी ओमेगा लिखेंगे हम इसके लिए, डी ओमेगा वो हो जाएगा तुम्हारा ds1/r1², ठीक है, डेफिनेशन से। अब लेट से मैं इसी कोन पर एक और प्लेन लेता हूँ, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला प्लेन लिया जो ग्रीन वाला, ठीक है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स r2 है, और इसका एरिया जो है ds2 है। तो मैं डी ओमेगा को ds1/r1² तो लिख ही सकता हूँ, इसको मैं ds2/r2² भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल सेम ही है ना। जो इस प्लेन के लिए सॉलिड एंगल आ रहा है, वही इस प्लेन के लिए सॉलिड एंगल आ रहा है एट पॉइंट ओ उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा मैं कोई भी इसके पैरेलल प्लेन बनाऊंगा, ऐसा, है ना, या ऐसा, या ऐसा, या इससे बड़ा ऐसा, है ना। तो कोई भी पैरेलल प्लेन ऐसा बनाऊंगा, तो उसका भी जो सॉलिड एंगल होगा वो यही डी ओमेगा ही होगा, और उसको फिर मैं ds1/r1², ds2/r2² इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, इस तरह के हर प्लेन का सॉलिड एंगल डी ओमेगा ही है। तो देख सकते हो यहाँ पर सरफेस एरिया बड़ा है तो दूरी भी बढ़ गई है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम दिख रहा है तो दूरी भी कम है, तो उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसा है कि इसको तुम चाहे तो छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे आज तक इसका यूज नहीं दिखा, बट क्योंकि पढ़ाते हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स लगे तो इस वाले पॉइंट को तुम छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है, बट समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं कोशिश तो ये करूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगेन हम बनाते हैं इस तरीके का कोन, ये हो गया हमारा कोन, सॉलिड एंगल हो गया डी ओमेगा टाइप का, ठीक है। अब मेरे पास लेट से ये एक प्लेन था, है ना, ये प्लेन का सेंटर मान लो, क्योंकि इस तरीके से इसके एक्सेस से पास हो रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का। तो इसका सरफेस एरिया था ds1, है ना, और इसकी दूरी थी सेंटर से r1। तो मैं डी ओमेगा को सीधे सीधे लिख सकता हूँ ds1/r1², क्लियर।
ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहीं पर एक प्लेन लाता हूं जो इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड है ना, बट है इसी कोन पे। इस कोन को कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को, है ना, इस तरीके से। तो ये जो मैं अब दूसरा प्लेन लाया, ये टिल्टेड है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स से इस एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा। ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, उसी जगह पर मतलब बेसिकली उसी कोन को ऐसा टिल्ट कर दिया तो कुछ सरफेस एरिया इसका ज्यादा ही होगा, DS2, है ना। हालांकि DS1 DS2 दोनों बहुत छोटे हैं, बट DS2 जो भी होगा वो DS1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। समझ में आ रहा होगा, उसी जगह पे टिल्ट किया हुआ है ना, तो टिल्टेड उस जगह पे थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। ठीक है, तो DS2, तो और इसकी जो दूरी है ना, अब हर पॉइंट के लिए डिफरेंट हो गई वैसे तो, बट लेट से मैं सेंटर वाली दूरी ही मान लेता हूँ, तो ये R1 हो गई। तो क्या मैं इसको DS2/R1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? तो जवाब जवाब है ये हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ध्यान से देखो, ऐसे तो हर टिल्टेड प्लेन का क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से ये टिल्टेड है, एक ऐसा भी बना सकता हूँ, तो इसका ये सर्फेस एरिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। बट वो भी क्या कहते हैं, उसकी फिर हर पॉइंट की दूरी भी डिफरेंट, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो ऐसे टिल्टेड प्लेन्स के लिए अगर हमें ये लिखना पड़े सॉलिड एंगल, तो हम क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा एरिया है, इसका पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो ध्यान से देखो, सेंटर से ही बना लेता हूँ, है ना, यहाँ से इस तरीके का बनेगा, परपेंडिकुलर टू दिस, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड वही DS2 होगा, ठीक है, और वही क्या कहते हैं, इस तरीके का DS2 बार मैं इसको बोल देता हूँ, है ना, एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स लूंगा, एक लूंगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोन, और एक उसके पैरेलल, ठीक है, मतलब एक उसके परपेंडिकुलर। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स मैं लूंगा कुछ इस तरीके से लूंगा, ध्यान से देखना, एक अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है, और एक इसके पैरेलल। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा DS2 कॉस ऑफ थीटा आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये DS2 साइन ऑफ थीटा आएगा। ये कैसे किया मैंने, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये एक मिनट, इसको कंप्लीट करते हैं अपन। अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूं, तो ये एंगल अपने को दिख रहा है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो वर्टिकल सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, इसमें दिख नहीं रहा ना, कौन सा कलर दिखेगा यहाँ पे, ग्रीन दिख जाएगा क्या? हाँ, तो ये वाला एंगल कैसे दिखाऊं मैं, देखो शायद दिख रहा हो, ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा हमारा अगेन थीटा। ये कैसे किया मैंने, ध्यान से देखना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है, ये लाइन हो गई। ठीक है भाई, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर था, तो ये वाला एंगल 90 - थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल 90 - थीटा, और ये दोनों 90 पर है, ये 90 - थीटा है, तो ये एंगल सिंपली थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री मेरे ख्याल से तुम कर लोगे यार अपने आप से भी, क्योंकि ये अब तुम 12th के स्टूडेंट हो तो तुमने ये बहुत बार किया होगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट आए, एक DS2 कॉस ऑफ थीटा, एक आया DS2 साइन ऑफ थीटा। तो इस डी ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ DS2 कॉस ऑफ थीटा बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके मैंने बेसिकली कंपोनेंट लिए, एक इस एरिया का कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, ठीक है, वो देख भी सकते हो तुम, अगर मैं एरिया के कंपोनेंट बनाऊं, अब यहाँ जगह कम है, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। तो जो इस कंपोनेंट का DS2 कॉस ऑफ थीटा का जो तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा, है ना, वो होगा तुम्हारा ये DS2 कॉस ऑफ थीटा अपॉन R1 स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तुम याद कैसे रखोगे, ऐसे रख सकते हो, ठीक है, कि जैसे ये है हमारा टिल्टेड प्लेन है, इसका पहले मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फिर एरिया वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स लूंगा, एक लूंगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोन, और एक लूंगा उसके परपेंडिकुलर। तो और हमारा आंसर क्या होगा, एरिया वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोन अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको चाहो तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, है ना। अरे क्या हुआ, हाँ, इन केस ऑफ टिल्टेड प्लेन, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूँ, इन केस ऑफ टिल्टेड प्लेन टेक components of area vector of plane of area vector of plane along the axis of the cone and perpendicular to it, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शंस में तुम्हें कंपोनेंट्स लेने हैं, और तुम्हारा आंसर क्या होगा, सॉलिड एंगल जो होगा डी ओमेगा वो बनेगा
ds2 cos ऑफ थीटा अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें ये ds2 cos ऑफ थीटा क्या है भाई, ये वाला कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से तुम टिल्टेड प्लेन के केस में भी एरिया वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, सॉलिड एंगल लिख सकते हो, ठीक है। पहले एरिया वेक्टर के कंपोनेंट लो और फिर उससे सॉलिड एंगल लिख लो। तो आई थिंक ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं उस फॉर्मूले पर जिससे कई लोग स्टार्ट करते हैं सीधा फॉर्मूला बता करके छुट्टी कर देते हैं। स्पेशली नीट में तो यही होता है ना, जेई के टीचर भी आजकल यही करते हैं, क्योंकि एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेनर एंगल, ठीक है। तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली रटा दिया जाता है और उससे फिर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। बट ये तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसा सॉलिड एंगल कैसा दिखता है, सॉलिड एंगल को समझ में एकदम आना चाहिए, और फिर कहाँ से डिराइव हुआ वो सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बट अब हम आते हैं उस फॉर्मूले पर, और उस फॉर्मूले को भी मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल एंड प्लेनर एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बता सकता हूँ, बट उससे पहले तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा कि सॉलिड एंगल हम कैसे ले रहे हैं, प्लेनर एंगल हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले इन केस ऑफ स्फीयर बात करेंगे, फिर वहीं से मैं तुम्हें कोन में भी रिलेट करा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम स्फीयर की बात करते हैं। तो लेट से हमारे पास इस तरीके का एक स्फीयर है, क्योंकि हमने सारी बातें ये एंगल को समझा ही स्फीयर के थ्रू है, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक स्फीयर, डन। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन बनाता हूँ इस तरीके का, ठीक है ना। ये बन गया सेक्शन, डन। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये कोन टाइप का बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ से इसकी इस कोन की एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं। ये बन गई कोन की एक्सिस, क्लियर, ठीक है। अब ये जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ये एक सॉलिड एंगल है, तो तुम्हें पता ही है, तो इसको मैं बोलता हूँ ओमेगा, सॉलिड एंगल। अब प्लेनर एंगल कहाँ से आया, ध्यान से देखना। ये जो कोन है, लेट से ये एक कोन की एक्सिस है, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज बताई थी ना, बिल्कुल उसी से रिलेट करना है, ठीक है। ये है एक्सिस, और ये पूरा कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला। तो इस कर्व्ड सरफेस का कोई एक पॉइंट, मैं कोई एक लाइन पकड़ लूँ इस कर्व्ड सरफेस पे, वही बर्थडे क्या पकड़ो और उसमें कोई एक लाइन पकड़ लो, ठीक है। तो वो लाइन और ये दो लाइन है, दो लाइन हमेशा एक प्लेन में होती है। तो ये दोनों एक प्लेन में होंगी, और इनके बीच में एक प्लेनर एंगल होगा, और उस प्लेनर एंगल को मैंने बोल दिया लेट से कुछ थीटा, ठीक है। तो ये प्लेनर एंगल थीटा हो गया, ठीक है। समझे बात को, कि जैसे तुम्हारा ये कैसे समझाऊं, कि मान के चलो ये तुम्हारा एक कोन है, ठीक है, मतलब और ये कोन का एक्सेस है, ठीक है। तो इस कोन के कर्व्ड सरफेस पर इस तरीके से इसका कर्व्ड सरफेस होगा, पूरा घूमता हुआ साइड से। तो इस कर्व्ड सरफेस पर मैं कोई एक लाइन पकड़ लूं, ठीक है। तो मैंने कर्व्ड सरफेस पर कोई एक लाइन पकड़ ली, तो इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब ये दो लाइन हमेशा एक प्लेन में होंगी, तो इनके बीच में कुछ एंगल होगा, और उस एंगल को मैंने बोल दिया है थीटा, ठीक है। समझ में आ गया थीटा क्या है, ये। और अब अगर मैं इस लाइन को पूरा ऐसे घुमा दूं, तो पूरा कर्व सरफेस बन जाएगा, ध्यान से देखना। इसको मैं पूरा 180 घुमा दूं, एक और पेंसिल होती तो मैं, हाँ ये है ना, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, तो देखो, ये है एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है, जो हमने ये बनाई है, ये वाली, ठीक है। अब इस एक्सिस से मैंने एक कोई एक लाइन पकड़ी, इसके आसपास ऐसे पूरा कोन बना होगा, तो इसमें कोई एक लाइन पकड़ ली कोन पर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रही होंगी थीटा, ठीक है। और अगर मैं अब इसको पूरा, सॉरी, अब इसको अगर मैं ऐसे पूरा घुमा दूं, ठीक है, ये ऐसे पूरा घुमा दूं, तो ये कोन बन जाएगा। और वो जो कोन एंगल बनाएगा विद द सेंटर, दैट इज अ सॉलिड एंगल, जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया है, ठीक है। और ये हमारा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया होगा कि थीटा क्या है, ओमेगा क्या है। और इन्हीं थीटा ओमेगा के बीच में हमें रिलेशन बताना है, जो कई लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बता देते हैं, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो मैं चाहूँ तो यहीं पर इसको खत्म करके आगे बढ़ सकता हूँ,
और इसका प्रूफ ना बताऊं, बट मैं तुम्हें प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि भले हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं बट हम पढ़ रहे हैं पूरा एडवांस लेवल, ठीक है। तो जो पढ़ेंगे एडवांस लेवल ही पढ़ेंगे। तो क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं भाई उस तरीके से पढ़ाना या पढ़ना, ठीक है। कि फॉर्मूला रट लो और उससे एप्लीकेशन देखते रहो और कॉन्सेप्ट समझ में ही ना आया हो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि ये रिलेशन आया कैसे, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे। पहली बात करते हैं हम ओमेगा होता क्या है। ओमेगा होगा अ, जो ये सेक्शन तुम्हारा पूरा एरिया एरिया काट रहा है, इस पर एरिया सबटेंड कर रहा है, वो ये है जो मैं येलो से शेड कर रहा हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया लेट से एस, ठीक है। तो ओमेगा तुम्हारा होता है एस बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, रेडियस इसका स्फीयर का, ठीक है। अच्छी बात है ना। तो हम इस एस को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ये एस लिख लिया, और एक चीज ध्यान रखना कि ये एरिया अगर मैं S1 बोल दूं, ये कोन वाला S1, तो क्या हम S1/r² बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं नहीं बोला अभी तक कि ओमेगा छोटा है या ऐसा कुछ, क्योंकि ये जनरल रिलेशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा S/r² ही लेंगे, और एस क्या है, ये वाला एरिया, ना कि ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये हो गया। अब इस एस को निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या करें भाई, ये ध्यान से देखो, एक स्फीयर का सेक्शन है, तो हम इस पर कुछ एक ऐसा एलिमेंट लें और उस छोटे एलिमेंट का एरिया निकालें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें फॉर दिस, तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया। और इस तरीके का काम हम 11th के बहुत सारे चैप्टर्स में करते हैं, जैसा कि तुमने देखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पर भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इस पर मैं एलिमेंट क्या लूँ सबसे पहले। तो स्फीयर पर मैं समझ में आ रहा है इस तरीके की, अगर रिंग्स लेते जाऊँ, रिंग्स लेते जाऊँ, रिंग्स लेते जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और ऐसे रिंग 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 लेते जाऊँ, तो मैं यहाँ तक आऊं, जब तक एक रिंग तक, ये वाली तक, है ना। तो मैं उन सारी रिंग्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटी रिंग का एरिया लिखूं और उनको इंटीग्रेट करूं तो मुझे पूरा येलो शेडेड एरिया मिल जाएगा। और उसको मैं अगर बढ़ाता चाहूँ तो सारी पूरे स्फीयर के लिए भी इंटीग्रेट करके पूरे स्फीयर का एरिया भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आया, एलिमेंट अपने को रिंग लेना है, तो एलिमेंट लेते हैं। तो वर्टिकल से हम चलते हैं, लेट से कुछ एंगल अल्फा टाइप का, और यहाँ पर हम एक रिंग लेते हैं इस तरीके की, ध्यान से देखना। और अल्फा के आगे ये इसकी थिकनेस, छोटा सा एंगल डी अल्फा इसकी वो हो जाएगी थिकनेस के लिए, छोटा सा एंगल, है ना। ये हो गया, प्रॉपर बना देता हूँ। तो ये इस तरीके की रिंग हमारे पास एलिमेंट में आएगी, ठीक है। जिसमें ये एंगल अल्फा है, उसके आगे एक छोटा सा एंगल डी अल्फा है, ठीक है। अल्फा एंगल पर जाकर के एक डी अल्फा एंगल का हमने छोटा सा एलिमेंट लिया। डी अल्फा एंगल पर गए तो हमें वहां पर एक रिंग मिलेगी, इस तरीके से हमने रिंग बना ली, ठीक है। और ये हम काम ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम कर चुके हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि तुम 12th के स्टूडेंट हो ना। तो ये हो गया। चलो, तो अब अगर मैं इस रिंग का एरिया लिखना चाहूँ फॉर रिंग, मैं अगर डीएस लिखना चाहूँ, तो वो होगा पहले रिंग का सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, ठीक है। तो रिंग का सरकमफेरेंस क्या होगा, उसके लिए मुझे इस रिंग का रेडियस चाहिए होगा। तो रिंग का रेडियस ध्यान से देखो, रिंग का रेडियस ये होगा, ये वाला, है ना। ये जो पर्पल से ड्रॉ किया है मैंने। और ये कितना होगा भाई, ध्यान से देखना, ये आर है, ये एंगल अल्फा है। तो ध्यान से दिख रहा होगा, ये लेंथ आर कॉस अल्फा है, ये लेंथ आर साइन अल्फा है। तो जो इसका रेडियस आएगा वो सिंपली आर साइन अल्फा आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा पचा लो इसको रुक करके, ठीक है। तो अब इसका सरकमफेरेंस अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा 2 पाई आर साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया सरकमफेरेंस। थिकनेस कितनी होगी भाई, थिकनेस होगी, इससे डिसाइड करेंगे ना, ये जो हमने एलिमेंट लिया है। तो आर लेंथ है और डी अल्फा एंगल है, तो आर डी अल्फा ये वाली थिकनेस होगी, और इसी थिकनेस की पूरी रिंग है, ठीक है। तो कितनी होगी थिकनेस, आर डी अल्फा। तो ये हमने लिख लिया डीएस, क्लियर। अपने को क्या चाहिए, एस चाहिए। एस क्या चाहिए, मतलब ये पूरे येलो वाले रीजन का एरिया, ठीक है। तो एस के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो इंटीग्रेशन किस पे लग रहा है, अल्फा पर, तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लें। तो 2 पाई आर स्क्वायर इतना बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा केवल साइन अल्फा डी अल्फा। तो अल्फा पर इंटीग्रेशन लगाना है, तो कितना एंगल लेना है हमें इस एस के लिए, यहाँ से शुरू करेंगे और हम जाएंगे थीटा एंगल तक, तो 0 से थीटा हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा एस। सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और इसको लिमिट देंगे 0 से थीटा। तो ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस माइनस कॉस ऑफ जीरो, यानी कि प्लस कॉस ऑफ जीरो, है ना। तो कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये बन जाएगा
2 पाई r स्क्वायर 1 - cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमने निकाला क्या, एस, एस की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ओमेगा क्या है भाई, S/r², तो बस यही हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, तो ओमेगा लिखते हैं S/r²। तो ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई r² 1 - cos ऑफ थीटा अपॉन r²। तो r² से r² कैंसल आउट, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई 1 - cos ऑफ थीटा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ओमेगा जो है सॉलिड एंगल है और थीटा तुम्हारा प्लेनर एंगल है। तो थीटा हम किस में मेजर करते हैं भाई, रेडियंस में, है ना, जो कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल है ना। और ये जो है ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ओमेगा, है ना। बट इसको क्या हम रेडियंस में मेजर करते हैं, नहीं, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं स्टी रेडियंस। तो अगर कहीं स्टी रेडियंस में एंगल दिया है, उससे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि वो एक सॉलिड एंगल है, और अगर कहीं रेडियन लिखा है तो वो तुम्हारा सिंपली प्लेनर एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से ओमेगा और थीटा के बीच में रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई × 1 - cos ऑफ थीटा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि हमने कहाँ से डिराइव किया, और इसमें हमने कोई ऐसा एजम्पशन नहीं लिया है कि ये एंगल छोटा होना चाहिए, वो जो हमने डी ओमेगा के टाइम पे लिया था ना, कि अगर बहुत छोटा एंगल होगा तो हम इसको और इसको बराबर मान सकते हैं, वैसा कोई एजम्पशन हमने यहाँ पर नहीं लिया है। ये जनरल प्रूफ आया है ना। तो बेसिकली यहाँ से तुम ऐसा कह सकते हो कि ये तो था स्फीयर के लिए, लेट्स से मेरे पास एक कोन है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल पॉइंट है, थिंकिंग है थोड़ी, है ना। बट अगर तुम्हारी थिंकिंग सही है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। ये कौन है, ठीक है, इसके सरफेस एरिया को मैंने नाम दे दिया S1, है ना। और ये हो गया तुम्हारा सॉलिड एंगल ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। और इस रेडियस, इसके लिए मैं क्या कहते हैं, अब तुम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ओमेगा बहुत छोटा है, तो इसकी स्लैंट हाइट लेट से L है, इसकी ये हाइट H है, नॉर्मल कोन जैसा होता है। ठीक है, स्लैंट हाइट L, वर्टिकल हाइट H। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। लेकिन इसके लिए भी मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर ये प्लेनर एंगल थीटा है, प्लेनर एंगल बिल्कुल वैसा जैसा भी हमने ऊपर दिखाया था कि कोन में ये हो गया प्लेनर एंगल, और इसको मैं पूरा 360 घुमा दूं तो बन जाएगा सॉलिड एंगल। तो इसके लिए भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 - cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये मैंने यूनिवर्सल डिराइव किया है। ठीक है, बट इसको डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिराइव करने के लिए अगेन तुम्हें वही करना पड़ेगा कि इसको कंप्लीट करो। मतलब बेसिकली अगर ये L रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इस तरीके का, मतलब स्फीयर ड्रॉ करूं, एक मिनट ध्यान से देखना, इस तरीके से स्फीयर ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो एरिया आएगा इसको मैं बोलूं S, तो मैं यहाँ से ओमेगा को बोल सकता हूँ S/r², और फिर वहां से जाकर के मैं डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या मैं ओमेगा को S1/r² बोल सकता हूँ यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू S1/r², या S1/L², यहाँ पर L है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है। लेकिन क्या ये सही है, हाँ, तो ये ऑलवेज ट्रू है। इसीलिए कई लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बता के छुट्टी कर देते हैं कि इतना डिटेल में कौन समझाएगा कि कब सही है कब नहीं है क्या है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टली फॉर्मूला बता के छुट्टी कर देते हैं, बट ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें एक बार फिर आखिरी में समराइज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक स्फीयर है, ठीक है, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का एक सेक्शन ये काट रहा है, तो यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया काटेगा इसको मैं बोलता हूँ S, है ना, ये होता है। और ये जो कोन का सरफेस एरिया होगा इसको मैं बोलता हूँ S1। ठीक है, और ये जो सॉलिड एंगल है दैट इज ओमेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू S/, और इसका रेडियस है R², बट नॉट इक्वल टू S1/r², है ना। पर इफ ओमेगा को मैं कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, और डी ओमेगा टाइप का बना दूं, तो मेरा S1 नियरली इक्वल टू S हो जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ DS टाइप का। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि डी ओमेगा जो हमारा आएगा वो DS/r² आएगा। तो ये वाला हम कब बोल सकते हैं, जब ये कोन के केस में, है ना, अगर ये कोन है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, नीचे ही बना लेते हैं। तो अगर ये कोन है ना, ठीक है, ये सॉलिड एंगल ओमेगा सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, और ये इसका सरफेस एरिया है, लेट्स से इसको मैंने नाम बोल दिया S1। तो ओमेगा इज इक्वल टू S1/r², क्या ये बात सही है, नहीं। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये ओमेगा नहीं है, ये बहुत छोटा है, इस तरीके का दूसरा कोण बनाते हैं, है ना, ये डी ओमेगा टाइप का एंगल है ना, छोटा एंगल है, और ये DS1 टाइप का एरिया है, तो मैं डी ओमेगा को जरूर बोल सकता हूँ कि DS1/r², अगर ये आर है ना, ये आर है। ठीक है, एक मिनट, छोटे एंगल के लिए मैं जरूर बोल सकता हूँ कि डी ओमेगा जो है वो DS1/r² है ना। बट इन दोनों ही केस में मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो हमारा ओमेगा है दैट इज इक्वल टू 2 पाई 1 - cos ऑफ थीटा।
जो कि थीटा क्या है, अगर मैं ऐसे प्लेनर एंगल बनाऊं तो ये है थीटा, है ना, और इसमें भी थीटा। ठीक है, तो ये मैं हमेशा बोल सकता हूँ। और इसी पर पूरा लेक्चर हमारा चला है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, क्योंकि काफी थोड़ा समझने वाला फंडू टॉपिक है, बट समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा इसको समझने में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लक्स लिंक की, जो हमारा कल क्वेश्चन भी था, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल है जो आ सकता है, और मतलब काफी प्रोबेबल है ना। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से हमारे पास एक कोन है। ठीक है, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये कोन है, कोन बना लेते हैं। ठीक, कोन के एपेक्स पर प्लस क्यू टाइप का चार्ज रखा है। ठीक है, और तुमसे पूछ लिया कि इस सरफेस का फ्लक्स बताओ, है ना, इस सरफेस का फ्लक्स बताओ क्या होगा। और तुम्हें इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि लेट से ये इस तरीके का तुम्हारे कोन का एक्सेस हो गया, और ये प्लेनर एंगल तुम्हें थीटा गिवन है। ठीक है, तो ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें। ठीक है, एक मिनट, तो सीधा बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसका फ्लक्स तुम्हें बताना है, तो कैसे निकालोगे भाई। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, तो वो भी तुम्हें डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट उसका प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वहां पर पूरा डिराइव नहीं करने बैठोगे, है ना। अब एक बात समझो कि इससे जो भी चार्ज निकले, जो भी फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा वो कुछ ऐसा था होगा। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बेसिकली, है ना। ठीक है, अब ये जो बाहर है ये तो है ही है, ठीक है, इनकी सारी नहीं बना रहा, इस तरीके की बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ कि लेट से इस कोन की स्लैंट हाइट कुछ एल है, या आर बोल देता हूँ, है ना। तो इस आर रेडियस का मैं एक क्यू को सेंटर पे मान के सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इस टाइप का। थोड़ा प्रॉपर नहीं है बट चलो, या चलो प्रॉपर ही बना देते हैं, है ना, इस तरीके का। थोड़ा और बड़ा बनेगा ये। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा है बट चलो ठीक है ना। तो सर्कल मान लूं, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जितना फ्लक्स इस कोन के सरफेस से पास हो रहा है, उतना ही फ्लक्स इस ऊपर वाले सरफेस, जो जैसे ये एस टाइप की सरफेस है या S1 टाइप की सरफेस है, तो उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी पास होगा, है ना, ये ऊपर वाली सरफेस से। ठीक है, तो इस सरफेस के एरिया को मैंने बोल दिया लेट से एस, है ना, इसको मैंने बोल दिया S1। ठीक है, और कोन का सॉलिड एंगल लेट से मैंने मान लिया कुछ है ओमेगा, है ना, ओमेगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जितना इस सेक्शन से पास हो रहा है ना, ऊपर वाले, उतना ही तुम्हारे कोन के सरफेस से पास हो रहा है, जिसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, दोनों का फ्लक्स सेम है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये टोटल स्फीयर का फ्लक्स बताना होता, है ना, क्योंकि स्फीयर के अंदर ये प्लस क्यू सेंटर पर रखा है, तो पूरे ये सेंटर पर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा फिगर 19-20 बन गया है। ठीक है, ये सेंटर है। तो अगर पूरे स्फीयर का फ्लक्स बताना होता, फुल स्फीयर का फ्लक्स बताना होता, तो वो कितना होता भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम गॉस लॉ से बोल रहे हैं। ठीक है, गॉस लॉ हमने पढ़ा हुआ है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अब इस सेक्शन का बताना है, इस एस का, है ना। एस के लिए अगर हमें बताना है तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल ऑफ टोटल स्फीयर, या फुल स्फीयर, फुल स्फीयर बोल देते हैं चलो, है ना। तो वो क्या होगा भाई, फुल स्फीयर का एरिया कितना होता है भाई, 4 पाई R² डिवाइडेड बाई R², तो वो हो जाएगा 4 पाई। तो फुल स्फीयर का एरिया, फुल स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। ठीक है, और हमें कितने सॉलिड एंगल का चाहिए, ओमेगा सॉलिड एंगल का। ठीक है, तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा एंगल के लिए कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू ओमेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये तो हो गया ओमेगा के फॉर्म में। अगर तुम ये फॉर्मूला भी आ सकते हो कि अगर तुम्हें इस तरीके का एक कोन गिवन हो,
जिसका तुम्हें सॉलिड एंगल ओमेगा गिवन हो, तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो फ्लक्स कितना होगा उसके ऊपर वाले मतलब सर्कुलर सेक्शन से, क्यू ओमेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ओमेगा नहीं दिया, हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्लेनर एंगल थीटा। अभी हमने रिलेशन पढ़ा भाई कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू 1 - cos ऑफ थीटा। इसको इसमें पुट कर दो, तो जो हमारा फाई आएगा वो आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा की जगह रखेंगे इंटू 2 पाई 1 - cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये गया, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos ऑफ थीटा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको तुम याद रख सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। हमने क्या कहा, इस तरीके का हमारे पास एक कोन है। ठीक है, वो जो हमने सर्कल बनाया वो डिराइव करने के लिए बनाया, अब तुम फार्मूला रट भी सकते हो। ठीक है, इसका ये एक सर्कुलर सेक्शन है ना, इसके थ्रू फ्लक्स फाई है, ये फाई हमें निकालना है। और हमें गिवन क्या था यहाँ पर, लेट से हमें ये प्लेनर एंगल गिवन था, कुछ और भी गिवन हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो लेकिन हम इसको किसी तरीके से प्लेनर एंगल या सॉलिड एंगल के आसपास ले आएंगे और अपने फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लेंगे। ये प्लेनर एंगल है थीटा, और लेट से इसको मैं बोलता हूँ सॉलिड एंगल है फाई ओमेगा। तो इसका जो फ्लक्स हमने निकाला, फाई जो निकल करके आया वो आया Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos ऑफ थीटा। ये तब है जब तुम्हें प्लेनर एंगल गिवन हो। लेट से प्लेनर नहीं गिवन है, ये सॉलिड एंगल गिवन है, तो क्या करोगे, तो तुम लिख सकते हो सीधे क्यू पाई इक्वल टू, अभी हमने निकाला था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, है ना, यूनिटरी मेथड से निकाला था। ठीक है, तो ये दोनों ही तुम यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। थीटा वाले का फायदा क्या होता है, कई बार तुम्हें ऐसे दे देगा, ध्यान देखना कि ये लेंथ एल है ना, और इसकी ये हाइट जो है ये इसको एच बोल देगा। ठीक है, एल और एच अलग अलग गिवन है, ना तुम्हें थीटा गिवन है ना तुम्हें ओमेगा गिवन है, तो क्या करोगे, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि तुम कॉस थीटा सीधे सीधे लिख सकते हो। अगर तुम्हें एच और एल गिवन है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसके लिए तुम डायरेक्टली कॉस थीटा लिख सकते हो, कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि H/L, और इसको मैं सीधे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, या एच की जगह तुम्हें ये रेडियस गिवन हो सकता है, कुछ और गिवन हो सकता है, तो तुम उस तरीके से कॉस थीटा रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला काफी यूजफुल बन जाता है। बाकी अगर ओमेगा गिवन है तो तुम ये भी डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने कल वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो यार आगे बढ़ते हैं, अपना कल वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला था फाइंड द फ्लक्स लिंक विद सर्कुलर सेक्शन ऑफ दिस कोन, जिसमें चार्ज ये एपेक्स पे रखा है, ये क्यू टाइप का। ठीक है, तो ये अपने को बताना है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, तो इसका मेथड वन तो यही हो जाएगा, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता हो, है ना। तो फॉर्मूला आता हो तो तुम क्या लिख सकते हो सीधे, फाई इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos ऑफ थीटा, है ना। बट यहाँ पर थीटा गिवन नहीं है, बट तुम्हें ये एच और आर गिवन है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे कंप्लीट कर लूँ, ये बनेगा थीटा, है ना। तो कॉस थीटा बनेगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखना, तो कॉस थीटा मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, वो बनेगा बेस तुम्हारा बनेगा अंडर रूट ऑफ H² माइनस, सॉरी, बेस तो गिवन ही है, हाँ बेस तो एच है ना। तो बेस हो गया एच, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, अंडर रूट H² प्लस R², ये वाली जो लेंथ है ना, क्योंकि ये एच है, ये आर है, तो ये H² प्लस R², अंडर रूट H² प्लस R² बनेगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ H² प्लस आर का स्क्वायर, ये इसको यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फाई हो जाएगा तुम्हारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - H/अंडर रूट ऑफ H² प्लस R²। ठीक, चलो अब आते हैं, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ना याद आ रहा हो तो क्या करोगे, मेथड टू। लेट से तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या करोगे, तो ये था तुम्हारा कोन, ठीक है, और ये था तुम्हारा एपेक्स, क्यू चार्ज रखा था, इसका फ्लक्स पूछा था। तो तुम्हें सिंपल से, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है ना, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि हमने कैसे निकाला था ये फॉर्मूला। हमने बोला था कि इससे जितना भी चार्ज होगा ना, इस तरीके का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगी, है ना, इसका जो फ्लक्स होगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर लेंथ को, जो कि इसमें गिवन नहीं है वैसे, है ना, ये वाली, लेट से एल बोल देता हूँ, इसको अगर मैं रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ इस तरीके का, जो हमने जहाँ से डिराइव किया था, ये इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लूँ, तो इस सर्कल के इस वाले सरफेस से भी जो फ्लक्स निकलेगा वो इक्वल होगा किसके, इस सरफेस फाई के फ्लक्स से। मतलब ये जो फाई है वो सेम फ्लक्स जो इससे होगा वही इससे भी होगा, जो भी हम ऊपर बात कर चुके हैं।
अब बस वही यूनिटरी मेथड लगाना है कि फुल स्फीयर के लिए कितना होगा, यानी कि फुल स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल हमने 4 पाई अभी निकाला ऊपर, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा अगर तुम्हें नहीं पता है तो 4 पाई यानी कि फुल स्फीयर के लिए हमने कितना फ्लक्स निकाला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस ओमेगा के लिए कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा, है ना। ओमेगा नहीं गिवन है, लेकिन हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये एल और ये आर गिवन है ना। तो हम एक काम करते हैं, थीटा के टर्म में ये प्लेनर एंगल थीटा के टर्म में ले आते हैं, है ना। तो अब वही करेंगे, ओमेगा से थीटा जाएंगे, वो कैसे करेंगे, हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्टली फ्लक्स वाला फॉर्मूला नहीं पता, बट हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसको जाकर के इसमें पुट करेंगे तो वही अपना फिर वाला निकल करके आ जाएगा फॉर्मूला कि ये मतलब ये कहते हैं, फिर हम इसके लिए फ्लक्स लिख सकते हैं। तो वो तुम्हारा निकल करके वही आ जाएगा फिर से, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, है ना। और फिर वही थीटा की वैल्यू कॉस थीटा लिख लेना, जैसे यहाँ हमने ऊपर लिखा है, वही चीज करके। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये था कि तुम्हें ये फॉर्मूला ही याद हो, ठीक है। लेट से नहीं याद है, क्योंकि कभी कभी नहीं रहता, तो तुम्हें ये तरीका याद रहना चाहिए कि हमने कैसे डिराइव किया था, 2 मिनट में डिराइव कर लोगे, है ना। कि पूरे स्फीयर को हम कंस्ट्रक्ट कर लें, फिर हम देख लें कि स्फीयर पूरे स्फीयर के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए मतलब इस सेक्शन के लिए कितना होगा, तो हम इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। फिर उस सॉलिड एंगल को प्लेनर एंगल से रिलेट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो फिर उस प्लेनर एंगल से हम इससे पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्लेनर एंगल हमें हेल्प करेगा इस तरीके का, अगर हमारा ट्राइंगल बनेगा तो हमें ये पता है ये आर है, ये एच है, और ये प्लेनर एंगल हमने थीटा बोल दिया, तो हम कॉस थीटा यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर किया। तो ये तरीके से भी जा सकते हो अगर वो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, अब एक चीज बताता हूँ, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा एक यहाँ पर मिस्टेक भी होती है कभी कभी, है ना। इंपॉर्टेंट मिस्टेक है ये, है ना, पहले ये लिख लो। तो मिस्टेक क्या करते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि जैसे ये देखो, ये तुम्हारा ट्राइंग फिर से बना रहा हूँ कोन, है ना, ये रहा कोन। ठीक है, इसीलिए सवाल कराना जरूरी था। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन था, हमें ये रेडियस आर गिवन था और हमें ये हाइट एच गिवन थी। ठीक है, तो अब बच्चे क्या सोचते हैं, लोगों को वो फॉर्मूला याद आता है ना, कि जो है ओमेगा इक्वल टू, मतलब अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो तुम्हें ये ध्यान आता है कि फुल स्फीयर के लिए मतलब 4 पाई एंगल के लिए होता है कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा के लिए हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा। तो अब अगर हम किसी तरीके से ये ओमेगा निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ओमेगा की डेफिनेशन उनको याद रहती है एस बाई आर स्क्वायर, जो रटाई जाती है ना। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये एस है क्या, जो मैं तुम्हें शुरू से पहले लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ, कि अगर ये ओमेगा अगर छोटा है तब तो ठीक है कि तुम इस सरफेस को जो एरिया है S1, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, तो S1 को तुम नियरली S मान सकते हो और यही एरिया यहाँ पर पुट कर सकते हो। बट अगर ये ओमेगा थोड़ा सा बड़ा है तो S क्या होगा, मैं इस तरीके का अगर स्फीयर बनाऊंगा तो ये वाला जो एरिया आएगा दैट इज योर S, है ना। तो गलती क्या करते हैं बच्चे कि वो इसी को S बोल देते हैं और सीधे लिख देते हैं S, तो यहाँ से दिख रहा होगा इस कोन का, अगर मैं सर्कुलर सेक्शन का एरिया लिखना चाहूँ तो उसका मुझे रेडियस R गिवन है, तो S1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। और बच्चे क्या करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू S1 बाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाता है पाई। तो वो सॉलिड एंगल पाई निकाल के रख देते हैं। कैसे किया उन्होंने, उन्होंने ये सोचा कि जो है इस तरीके से पढ़ाया भी जाता है, कहीं कहीं बुक्स में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है कि अगर ये इस तरीके का सरफेस एरिया है जो कि आर यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो हम ओमेगा इज इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। बट कौन सी सरफेस होती है, वो ये वाली सरफेस होती है, ना कि ये वाली। दोनों को हम सेम कब मानते हैं, जब ओमेगा छोटा होता है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है। तो अगर तुम ऐसा करोगे और सॉलिड एंगल पाई निकाल दोगे तो तुम्हारा आंसर जाहिर सी बात है गलत आएगा, क्योंकि तुम यहाँ से क्या लिखोगे, अब फ्लक्स देखना ध्यान से, तुम फ्लक्स लिखोगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल पाई, यानी कि आ जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आंसर है, नहीं। आंसर तो ये है ना, जिसमें ओमेगा तुम्हारा कुछ इस तरीके का आया 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, है ना। समझे बात को, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये एक मिस्टेक होती है। अब आता हूँ वो आखिरी मेथड पे, मेथड 3, जो मैंने तुमसे कहा था कि जो कि टाइम बहुत था, हो सकता है तुमने उससे कर लिया हो, तो वो एक और मेथड है जहां पर बिना सॉलिड एंगल के भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। बट तुम खुद देखोगे कि उस मेथड से अगर तुम करने जाओगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो तुम्हें सॉलिड एंगल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, देखना ध्यान से। अब मैं थोड़ा बड़ा कोण बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा कोण, ये रहा एपेक्स पर प्लस क्यू चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम समझ ही गए होगे कैसी बन रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि
इस पर्टिकुलर कोन पर ना, इस कोन के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर जाकर के एक एलिमेंट लेता हूँ। एलिमेंट कैसा लूंगा? एक रिंग टाइप का। एक मिनट, है ना, इस तरीके की मैं एक रिंग एलिमेंट लूंगा यहाँ पर, ठीक है। अरे भाई, चलो ऐसे बना ले रहा हूँ थोड़ा रफली, है ना। ये मैंने बना ली रिंग, ठीक है। तो इस रिंग के लिए खास बात क्या होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। पहली बात तो ये इस तरीके से एपेक्स इसका ये हो गया, ठीक है ना। रिंग के लिए खास बात क्या होगी कि मैं अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ इस रिंग पर किसी भी पॉइंट पर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस रिंग का एरिया वेक्टर हमेशा रहेगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, मतलब इस रिंग के किसी भी पॉइंट का। तो इस रिंग के हर पॉइंट के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट लूँ तो एरिया वेक्टर जो होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा एक दूसरे से एक कांस्टेंट एंगल पर होगा। वो एंगल लेट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ थीटा, ठीक है। कांस्टेंट क्यों होगा ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरी इस तरीके से कोन टाइप की बनाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस पूरे रिंग के एलिमेंट्स पर, है ना। और वो अगर ये एंगल वर्टिकल थीटा है, ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है ना, तो यही एंगल ये भी थीटा है, क्योंकि ये भी वर्टिकल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है थीटा। तो हर एक रिंग का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर इस रिंग के छोटे छोटे एलिमेंट ले लूं अगर कहीं कहीं, तो हर जगह पर जो एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के साथ एंगल क्या बनाएंगे? थीटा, ठीक है। ये विजुलाइज करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, क्योंकि ये कोन टाइप का ही बनेगा ना, ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके का। और ये सारी लाइंस विद द वर्टिकल थीटा एंगल बना रही हैं, है ना, क्योंकि ये सारी की सारी इस तरीके से अगर मैं ऐसे बना दूं कंप्लीट, ये कोन बनेगा, है ना। ये सारी एंगल, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही बना रही हैं, है ना। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ सच रिंग, इन दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट हो गया थीटा। तो अगर मैं इस रिंग का पहले तो डीएस लिखूं, है ना, इस रिंग का डीएस लिखूं, तो वो कैसे लिखूंगा मैं? 2 पाई स्मॉल आर, इसका वो हो गया सरकमफेरेंस, और इसमें थिकनेस मैंने मान लिया चलो डी आर, क्योंकि आर रेडियस पर एलिमेंट या तो थिकनेस डी आर हो गई। तो 2 पाई आर डी आर, ये हो गया डीएस, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पॉइंट पर लिखना चाहूँ, है ना, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। ध्यान से देखना, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, ये कितना होगा। अगर ये हाइट एच है और ये रेडियस आर है, तो इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे बात को? ये हो गया। तो अगर मैं अब इस रिंग के लिए डी फाई टाइप का फ्लक्स लिखूं, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, ये हो गया एरिया, है ना, सही लिखा है, ठीक है। 2 पाई आर डी आर, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब आई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और इनके बीच एंगल कितना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कॉस थीटा भी करना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, ये थीटा, ये इसी ट्राइंगल में देखो, ये वाले में, एक मिनट, ये तो वही बन रहा है, ये एच है, परपेंडिकुलर आर है, तो ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो कॉस थीटा एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 2 पाई आर डी आर के क्यू बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये सारा वैसे के वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर। ये हो गया, ये बना डी फाई। ये मैंने एक डिफरेंशियल रिंग के लिए फ्लक्स लिख लिया, ठीक है। अब मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, तो मैं इसी को बस इंटीग्रेट कर दूं। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन के अंदर, केवल तुम्हें एक वेरिएबल दिखेगा, देखो ये टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, उसी पर इंटीग्रेशन में दिख रहा है। फिर के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एच स्क्वायर, एच भी कांस्टेंट है, आर ही वेरिएबल है, ठीक है, हर जगह। तो आर पर लिमिट देंगे कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक हम आर की लिमिट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जीरो से आर तक कैपिटल आर की इसकी लिमिट दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं बाहर निकाल दूं, इधर हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई के क्यू एच, है ना। अंदर जाएगा आर डी आर, या इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा लिखना चाहिए था अपने को, सॉरी, है ना, अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करोगे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रख लेना टी स्क्वायर, और फिर इस तरीके से इंटीग्रेशन, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके तुम फाई निकालोगे, तो वही सेम निकल करके आएगा जो हमने ऊपर निकाला है।
तो तुम देख सकते हो ये कितनी अच्छी खासी लेंदी अप्रोच है। पहले इतना सोचना है इसमें, है ना। ठीक है, यहाँ से चालू की थी ना अपन ने। ठीक है, और फिर उस तरीके से फिर डी फाई लिखो, फिर इस तरीके से तुम फ्लक्स को फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करो। हालांकि ये भी बहुत लेंदी नहीं है, हो जाएगा, बट सॉलिड एंगल अगर तुम्हें पता हो तो और जल्दी हो जाएगा, और अगर तुम्हें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ही पता हो, क्योंकि ये भी तुम याद रख सकते हो, Q/2 ε0 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो बहुत जल्दी तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और तुमने देखा था पिछले क्लास में हमने एक एडवांस का क्वेश्चन किया था, जो कि इससे बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने। उन्होंने यहाँ पर चार्ज रख दिया था ऊपर की तरफ। तो मुझे भी डाउट हुआ था कि भाई ये सही में एडवांस में आया है, क्योंकि ये वाला तो आ सकता है, एपेक्स वाला अभी तक आया नहीं है, बट वो बहुत आसान क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यार आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। इसमें बोल रहा है चार्ज क्यू इज एट एपेक्स बट इट इज स्लाइटली इनसाइड, तो कर्व सरफेस बताओ, कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ। तो ये बोल रहा है कि ये जो चार्ज क्यू है ना, अब की बार ये एपेक्स पर तो है, पर हल्का सा अंदर कर दिया है ना। जैसे पहले जो एपेक्स पर था वो एकदम एपेक्स पर था, हल्का सा अंदर कर दिया है, तो अब तुम्हें इस कर्व सरफेस, ये वाला जो पूरा है कोन का, इसके थ्रू फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है भाई, बस इसमें एक थॉट लगना है। और वो थॉट ये है कि अगर मैंने इस क्यू को हल्का सा अंदर कर दिया, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से बाहर जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज इस कोन के अंदर है। पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था, देखना ध्यान से। जब ये बिल्कुल एपेक्स पर था, तो ये अगर मैं बनाऊं इस तरीके का, ये हो गया इसका एपेक्स, और ये हो गया मेरा चार्ज। थोड़ा एनलार्ज व्यू बना रहा हूँ। तो चार्ज का केवल इतना पोर्शन जो है ये वाला, ये अंदर था, है ना। बट अब क्या है कि ये है मेरा एपेक्स और ये चार्ज स्लाइटली इनसाइड है, तो ये इस तरीके का, तो ये पूरा का पूरा चार्ज अब अंदर हो गया है। समझे बात को। पूरा का पूरा चार्ज अंदर हो गया, तो इसका मतलब क्या, जैसे ये वाला जो था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाली सब बाहर बाहर थी, है ना। बट इसमें क्या है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होंगी, है ना। तो ये इसमें से ही कर्व सरफेस में से निकल रही होंगी। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, जब ये एपेक्स में थे, कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जो बिल्कुल ग्रेज करते हुए जा रही हैं, ये ऊपर इस कोन के इस सर्कुलर सेक्शन से निकल रही थी। ठीक है, समझे बात को। और अंदर वाली भी। और बाकी कर्व सरफेस का फ्लक्स जीरो आ रहा था तब, है ना। तब क्या था कि कर्व सरफेस का फ्लक्स तुम्हारा इस तरीके से, अगर देखूं यहाँ पर था, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, तो ऐसे ऐसे बनी थी, ये। तो इस केस में फाई कर्व्ड सरफेस जीरो आ रहा था। ठीक है, बट अब मैंने जब इसको स्लाइटली इनसाइड कर दिया, है ना, ध्यान से देखना, स्लाइटली, थोड़ा सा यार डायग्राम, हाँ, स्लाइटली इनसाइड कर दिया, ठीक है, तो इसका फ्लक्स अभी भी रहेगा ऊपर वाले का, है ना। ठीक है, ये, बट इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो सारी की सारी ऐसे ऐसे इसके अंदर, इसके थ्रू निकलेंगी, है ना। ये, तो कर्व्ड सरफेस का, अब ये जो तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है, इसका भी फ्लक्स नॉन जीरो आएगा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ फाइव कर्व्ड सरफेस इज नॉन जीरो, है ना, जब ये स्लाइटली इनसाइड है। कौन सा केस है ये, स्लाइटली इनसाइड, स्लाइटली इनसाइड। ठीक है, और दूसरी चीज क्लियर हो गई कि ये पूरा का पूरा चार्ज अंदर है ना। तो टोटल फ्लक्स ऑफ कोन, फाई ऑफ कोन कितना होना चाहिए, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ, पूरा का पूरा चार्ज अंदर है। ठीक है, और ये टोटल फ्लक्स होगा किसके सरफेस का, एक होगी कर्व्ड सरफेस, एक होगी तुम्हारी सर्कुलर सेक्शन। तो फाई कोन जो होगा वो दो तरह के फ्लक्स का समेशन होगा, फाई कर्व्ड सरफेस, है ना, प्लस फाई सर्कुलर सेक्शन। क्या डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सर्कुलर सेक्शन का फ्लक्स क्या होगा, तो अब ध्यान से देखो, जो ये कोन था, इसके एपेक्स पर चार्ज हो या हल्का सा अंदर हो, बात एक ही है, सिमिलर ही है ना, हल्का सा अंदर बोला है। तो जो सर्कुलर सेक्शन का फ्लक्स था ये वाले का, है ना, ये तो हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा अंदर करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये अपने को पता ही है, तो ये अपने को पता है ना, तो वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो फाई कोन कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से हमने निकाल लिया गॉस लॉ से, इज इक्वल टू फाई कर्व्ड सरफेस प्लस सर्कुलर सेक्शन का अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कितना था, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, अभी हमने ऊपर निकाला है ये। तो सिंपल सिंपल मिल गया कि फाई कर्व्ड सरफेस जो निकल करके आएगा वो आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, एक मिनट, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उससे फायदा क्या होगा कि मैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा, मैं लिखूंगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ऐसा बनेगा। तो ये बन जाएगा सिंपली Q/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 माइनस 1 1, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये आ जाएगा फाई ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, जब हमने इसको स्लाइटली इनसाइड करा।
अगर स्लाइटली इनसाइड नहीं करते तो वो तुमने ऊपर देख ही लिया कि केवल कर्व सरफेस ऊपर के सर्कुलर सेक्शन का ही, सॉरी सर्कुलर सेक्शन बोल दिया, ये कर्व सरफेस है ना, सॉरी यार, ये हो जाता है कभी कभी, चलो ये कर्व सरफेस है ना। तो फाई कर्व सरफेस तुम्हारा इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। तो जब ये एकदम एपेक्स पर था तो केवल सर्कुलर सेक्शन का फ्लक्स था, कर्व सरफेस का फ्लक्स था ही नहीं, हमने देखा था। फिर जब हमने इसको स्लाइटली इनसाइड किया तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर चला गया। अब तुम्हारा सर्कुलर सेक्शन का फ्लक्स तो वही रहा, है ना, जो पहले था, बट कर्व सरफेस बचा हुआ सारा फ्लक्स कर्व सरफेस से पास करेगा, है ना। तो वो हमने निकाल लिया इस तरीके से, टोटल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सर्कुलर सेक्शन का अपने को पता था, तो टोटल में से सर्कुलर सेक्शन निकाल देंगे तो अपने को कर्व सरफेस मिल जाएगा, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या हम ऐसा कर सकते थे? नहीं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल, इसीलिए मैं कहता हूँ एकदम क्लियर होने चाहिए फिजिक्स में। फंडामेंटल क्लियर है तो तुम क्वेश्चन कर ही लोगे, और एडवांस का और इजीली कर लोगे। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो चाहिए, बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर समझा बहुत अच्छे से है ना तो प्रैक्टिस थोड़ी कम भी हुई है तो भी तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे। बट अगर समझा ही ढंग से नहीं है और तुम सोच रहे हो कि 100 क्वेश्चन कर लूँ, और एक तरह के इस जैसे ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन कर करके 10 क्वेश्चन कर लूँ, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आया ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब देखो, हमने 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास करी है, 1.5 घंटे से थोड़ी ऊपर ही हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो इसमें हमने पूरे टाइम क्या डिस्कस करा है, मतलब हमने इस फॉर्मूला का डेरिवेशन, मैं चाहता तो आता और सीधे तुम्हें ये बताता। देखो ध्यान से, है ना, जो मैं तुम्हें समरी में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कई लोग केवल पढ़ाते ही वही है ना। मैं क्या करता, मैं ऐसे बोलता, ये है तुम्हारा एक स्फीयर का सेक्शन, एक मिनट रुको, है ना, ये हो गया स्फीयर, ठीक है, ये हो गया स्फीयर का सेक्शन, ठीक है, इस तरीके का। तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता कि भाई देखो, ये इस तरीके का कौन बनेगा ये सेक्शन, ठीक है, ये हो गया, इसके सरफेस एरिया को मैं सीधे बोल देता एस, है ना। और ये जो एंगल बनाएगा इसको ओमेगा, मैं बोलता ओमेगा इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर, है ना। जो कि सही भी नहीं है, क्योंकि एस में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि ये वाला एस है और ये वाला एस वन है ना, तब ये ठीक होगा। ठीक है। तो ये मैं तुम्हें सीधे बता सकता था, ओमेगा इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर, ये रट लो। या फिर कई लोग थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं तो वो ऐसा बता देते हैं कि ऐसा छोटा एंगल लेंगे अगर एक कोन में, इस तरीके का अगर एक कोन है ना, ये छोटा सा एंगल है डी ओमेगा, तो और ये है डी एस, है ना, इसका सरफेस एरिया यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है, ये आर है, और ये सारे पॉइंट की दूरी आर है, ये भी वो बोल देते हैं क्योंकि डी ओमेगा छोटा है ना, तो डी एस बाई आर स्क्वायर, ये एकदम सही है। खैर वो वाला तो लॉजिक ही गलत था, अगर मैं सीधे सर्कल में बताऊं तो मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि छोटा है, ठीक है, ओमेगा। पर छोटे एंगल के लिए मैं बोल सकता हूँ, तो कई लोग ये डायरेक्ट बताते हैं बिना समझाए कि क्या होता है, ठीक है, डी एस बाई आर स्क्वायर। फिर तुम्हें बोलेंगे, एक तुमने ये रट लिया, ठीक है, फिर ये रट लो कि इस तरीके से अगर एक कोन है, ठीक है, उसमें इस तरीके से अगर हम एक प्लेनर एंगल, पहले थोड़ा समझा देंगे बना के कि प्लेनर एंगल, वही प्लेनर एंगल को पूरा घुमाओगे तो सॉलिड एंगल बनेगा। तो ये थीटा हो गया, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। ये ओमेगा हो गया, तो वो बोल देंगे सीधे इसको रट लो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 - कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें होता क्या है, कई बार इधर उधर प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाता है, तो तुम्हें तरीका भी पता होना चाहिए कहाँ से आया, सीधे रटोगे तो फील ही नहीं आएगा फिजिक्स में। ठीक है, इतना बताने में मेरे को कितना समय लगता है, देखो अभी बता दिया। ठीक है, ये हो गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 - कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया, ये हो गया, बस, और इसमें कुछ खास फार्मूला है नहीं। फिर वो फ्लक्स वाला फार्मूला चाहे तो रटा सकते हैं, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कॉस ऑफ थीटा, ये रटना चाहो तो रट लो, है ना। और इसके बाद सीधे वाला क्वेश्चन करा देते, और फिर वो क्वेश्चन के अलावा 4 5 क्वेश्चन और कराते अलग अलग तरीके से। ठीक है, कहीं पे एच, ये जैसे ये जो ट्राइंगल बनता था उस कोन के अंदर, है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, इसमें ये आर था, ये एच था, ये एल था, तो क्या करते, इसी में आर एच एल को बदलते रहते, या कुछ और दे देते, कहीं कुछ और दे देते, कहीं थीटा दे देते थे, कहीं ओमेगा दे देते, और तुमसे कराते रहते सॉल्व, तो तुम ये फॉर्मूला लगा लगा के खुश होते रहते। बट कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो ये थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद दिमाग खराब होगा। हमने क्वेश्चन गिनती के 2 या 3 करे हैं आज, लेकिन उनमें पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये क्लियर हो गया है। तो अब तुम्हें सॉलिड एंगल के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, तुम अगर ढंग से समझाए तो तुम अब सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे इसके। ठीक है, तो यही चीज है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसको समझाने में कितना टाइम लगा है तुम देख सकते हो, और इस पे मेरा खुद का एफर्ट तो पहले बहुत लगा है कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो मैंने बहुत सोचा कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं। फिर तुम्हारे लिए मैंने वो ढूंढा, एक जो अभी तुम्हें दिखाया था, क्या कहते हैं, सिमुलेशन। खैर सिमुलेशन के मैं बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुम खुद ही विजुलाइज करना पड़ेगा। बट चलो, एक बार सिमुलेशन देख लिया, समझ में आ गया, अब आगे से तुम अपने आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, थोड़ा काम आसान हो गया। ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, है ना। और आज की पूरी क्लास इसी में निकल गई। ठीक है,
तो आई होप तुम्हें मजा आया होगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई डाउट्स हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर तुम इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हो तो एक बार डन कमेंट करना है, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। क्योंकि 19-20 व्यूज आ रहे हैं यार, तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है कि भाई मतलब वेस्ट तो नहीं हो जा रही है। 1.5-2 घंटे के लेक्चर हैं, और उसको प्रिपेयर करने में पहले 2-3 घंटे और लगते हैं। तो एक लेक्चर में मेरा 5-6 घंटे का एफर्ट जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर कुछ भी बच्चों का मतलब 3-4 बच्चों का भी फायदा हो रहा है तब तो ठीक है, बट अगर मुझे 0 कमेंट्स दिखते हैं तो फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि फायदा भी है कि या इसको बंद किया जाए। तो ठीक है यार, अगर तुम्हें पसंद आ रही है वीडियोस, तुम देख रहे हो रेगुलरली, तो एक बार डन कमेंट करना, तो मुझे पता भी चल जाएगा कितने लोगों ने इस पॉइंट तक वीडियो देखा है। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।